ओके। हाँ बिल्कुल समझ में आने भी चाहिए, और हम वहीं से कराते हैं 10th से ही। आप 10th में बहुत अच्छा पढ़ के आए हो या बहुत बुरा पढ़ के आए हो, देयर इज नो मैटर। मैटर इज दैट कि आप 11th की केमिस्ट्री को किस तरह करते हो, और अगर 11th की केमिस्ट्री अच्छी तरह कर पाते हो, इट मीन्स आप 12th की केमिस्ट्री कर पाओगे, और इट मीन्स आपको बीएससी एमएससी कहीं की भी केमिस्ट्री में कोई इशू नहीं आएगा अगर आप 12th वाली केमिस्ट्री कर लिए और 11th वाली। हाँ थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ता है, बट इट विल इंक्रीज बाय स्लो। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से हाई हो जाएगा बीएससी में और बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर मैं बिल्कुल छोटे से बात करता हूं तो केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने देखा 10th क्लास से यहां तक, वो रहता है एलिमेंट नेम। मैंने कहा मुझे नहीं पता आप कितना पढ़े हो, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री में, सब जीरो से ही शुरू करने वाले हो। आई होप आप सभी को 36 मैक्सिमम 40 और 45 एलिमेंट नेम, सिंबल, एटॉमिक मास और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीजें पता होंगी। बिल्कुल मेरे हिसाब से आप सब जानते होंगे ये चीजें, लेकिन यहाँ से शुरुआत नहीं होती। शुरुआत केमिस्ट्री की होती कहाँ से है? बिल्कुल जीरो से। ये सब कुछ आपने सीखा है, लेकिन आपने वो नहीं सीखा, वो बता देते हैं। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री का हिस्ट्री से क्या रिलेशन है, शुरू कब हुई केमिस्ट्री, कैसे हुई, क्यों केमिस्ट्री के बारे में लोगों ने जानना शुरू किया, ये जो डिस्कशन चल रहा है केमिस्ट्री का, ये बात शुरू होती है 6000 बीसी से। और 6000 बीसी में एक पर्सन थे जिनका नाम था कर्नाद, जो आप रिफ्रेशर में पढ़ते हो। और ही इज नॉट अ साइंटिस्ट, ही वॉज नॉट अ साइंटिस्ट, ही वॉज अ फिलोसफर। ये फिलोसफर थे। फिलोसफर अगर मैं कहूं तो बाबा, जो आपको प्रवचन देते हैं, ये ऐसे टाइप के बाबा थे जो आपको प्रवचन देने के लिए रहते थे। 600 बीसी की अगर बात करूं, अगर आप में से 600 बीसी को किसी को समझ में नहीं आता तो मैं बता देता हूं। आज अगर डेट देखें हम लोग, तो कितना डेट हुआ आज भाई, कितना हुआ? आज 3/6/21 डेट हो गया। और इस डेट पर कभी तो ऐसा रहा होगा, द डेट विल बी 1 and 1 and 1। एक दिन, फर्स्ट डे, फर्स्ट, सब कुछ फर्स्ट रहा होगा। उस दिन का डेट से आज तक का इतना कर हुआ, लेकिन जो बीसी कह रहा है, इट मींस बिफोर जीसस क्राइस्ट। हम जो कैलेंडर यूज कर रहे हैं उसका नाम है ग्रेगरियन कैलेंडर, और ये जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद से अभी तक यूज किया जा रहा है। एक सेकेंड, थोड़ा लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है बार बार, तो आप वेट करेंगे 1 मिनट के लिए। आई होप समथिंग विल बी इम्प्रूव। ओके कोई नहीं, वो नहीं इम्प्रूव हुआ तो क्या, ये जो हम यूज कर रहे हैं वो ग्रेगरियन कैलेंडर यूज करते हैं, और इसमें अगर आप देखेंगे 600 बीसी का मीन्स होता है बिफोर जीसस क्राइस्ट। जब जीसस क्राइस्ट का जन्म था तो उस समय उन्होंने डेट डिसाइड किया, और उसके बाद उन्होंने जो पहला समय रहा उस समय को बोल दिया बीसी, बिफोर जीसस क्राइस्ट। तो ये 600 बीसी का एक व्यक्ति था जिनका नाम था कणाद। इन्होंने क्या कहा, व्हाट was they said, इन्होंने क्या कहा, ये इन्होंने कहा, if I separate a brick of gold, वो कहते हैं अगर मैं एक ईंट को, सोने को तोड़ूं, फिर उसके और टुकड़े करूं, और फिर उसके टुकड़े करता जाऊं, तो लास्ट में एक बहुत छोटा पार्टिकल बचेगा। दिस इज कॉल्ड परमाणु। वो उन्होंने एटम नाम नहीं दिया, क्या कहा उन्होंने, परमाणु। अगर मैं बात करूं यहां से, तो उन्होंने बताया कि एक साबत ब्रिक है, बिल्कुल फुल कंप्लीट ब्रिक है, उस ब्रिक को
उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए, इतना सा टुकड़ा बचेगा भाई, फिर इसके भी टुकड़े कर दिए, फिर इतना सा बचेगा, और टुकड़े करते 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 बहुत माइनर सा एक टुकड़ा बचने वाला है। इस माइनर से बचने वाले टुकड़े को ही उन्होंने क्या कहा, दिस इज द एटम, जो फ्री फॉर्म में नहीं रह सकता, ऐसी बात बोलने वाले थे सर जॉन डाल्टन। वो आप बोलेंगे 1808 में। यहां तक केमिस्ट्री का इनका सिस्टम चलता रहा, कोई नहीं, इतना इन्होंने शुरुआत कर दिया। अब यहां से आगे चले, 2000 ईयर तक किसी ने इस टॉपिक पर और इस सब्जेक्ट पर कोई इंटरफेयर नहीं किया। देयर इज नो वन कैन इंटरफेयर इन दिस टॉपिक, और इस सब्जेक्ट पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बट 1808 में, आई थिंक डेट में भी मिसमैच, बट नॉट इवन 100 thousands, मे बी मिसमैच और 1 year or 2 year also। 1808 AD, AD means Anno Domini, the passing time is known as Anno Domini, it means AD। 1808 AD में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है सर जॉन डाल्टन, और आप उनकी एक थ्योरी पढ़कर आते हो जिसका नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आता है, वो क्या बोलते हैं उसमें, डाल्टन बोलते हैं, एक सेकेंड किसी का ज्वाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट है। ओके, तो डाल्टन्स बोलते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में उनका ये सिंपल से कॉन्सेप्ट होता है, the substance, the smallest particle of any substance is known as atom। The first time in 1808 the theory of atom given by Dalton। किसने दिया इसको, डाल्टन ने। और ये बात है 1808 का। उन्होंने कहा the substance of the smallest particle of any substance is called atom। उन्होंने कह दिया कि जो सबसे छोटा पार्ट रहेगा एटम का रहेगा। उन्होंने इसकी कुछ प्रॉपर्टी दी, इट टेकिंग पार्ट इन एवरी रिएक्शन, ये सभी रिएक्शन में क्या करता है, पार्ट लेता है। बेटा आपको अगर रिएक्शन आता है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं आता तो क्यों नहीं आता उसको आज क्लियर कीजिएगा। मैं भी क्लियर करता हूँ, क्योंकि आपको एक ब्रिक का ही कॉन्सेप्ट नहीं पता तो हाउस बनाने का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता होगा। एक ब्रिक का कॉन्सेप्ट पता होगा, एज ए इंजीनियर जो होते हैं उनको बहुत माइनर कॉन्सेप्ट से लेके मेजर कॉन्सेप्ट तक को सबको कैलकुलेट करना होता है, तब जाके वो इंजीनियर बन पाते हैं। कोई नहीं, हम यहाँ पे बढ़ते हैं। Atoms, the theory of atom is given by Sir John Dalton in 1808। They was said the smallest particle of a substance that taking part in every reactions but they cannot be free, it is known as atom। उन्होंने कहा जो सबसे छोटा पार्ट होता है सब्सटेंस का वो क्या होता है, एटम होता है, और एटम कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं रहेगा। और हाँ, इट टेकिंग पार्ट इन एवरी रिएक्शंस में बी कंप्लीट विद द प्रेजेंस ऑफ एटम। अगर एटम नहीं है तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। एटम्स आर टेकिंग पार्ट इन एवरी रिएक्शन, हर रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए एटम ही पार्ट लेता है, आपको ये बताना था। इसके बाद जब एटम आया तो सिंपल सा, चलो मैं आप लोगों को बोलता हूं, कोई भी मेरे को अपना माइक ऑन करके जवाब दीजिएगा, जो जिस पे भी जवाब आ जाए। आप लोगों ने ढोकला तो देखा है सबने ना, देखा है कि नहीं देखा, किसी का माइक ऑन नहीं है। चलिए कोई नहीं, आप ऑन कर दीजिएगा। एक सेकेंड, दीपक है इसमें, नहीं है? अबे तो बोल तो सकते हो ना, क्या कर रहे हैं? ढोकला नहीं देखा तुमने? तो फिर ऐसा मतलब हाँ भी नहीं किए हो, हाँ तो कर सकते हो ना, क्या उसमें भी शर्म आ रही है? चलिए, आपने ढोकला देखा है, अच्छी बात है। अच्छा दीपक, खांडवी देखी है? वैसे तो खांडवी नहीं होता, उसे तो खांड कहते हैं। खांडवी एक गुजराती डिश है। क्या?
बेटा ऐसा नहीं है, मैं आप अगर मस्ती करने के मूड में हो तो मुझे बता दो, क्योंकि यू नो वेरी जुलाई यू हैव टू प्रेजेंट हेयर, देर इज नो मैटर विच स्ट्रीम यू कैन सेलेक्ट और यू विल बी सेलेक्टेड, बट आई एम प्रेजेंट, आई विल बी प्रेजेंट हेयर टिल जुलाई, सो यू हैव टू फेस ऑफ मी। आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि जुलाई में या अगस्त में आप यहाँ आओगे, अगर मस्ती करोगे तो यू नो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ योर ऑफ दिस रिएक्शन। I think you can understand. Can you understand now? Okay, so look at that. खांडवी एक तरह का डिश होता है। अब आप लोगों ने नहीं देखा, अच्छा इडली देखा होगा ना? इडली तो देखा होगा सबने, नहीं देखा क्या? हाँ, अब ऐसा ही सोचते हैं, तो आप कौन है, आप अपना माइक ऑन रखेंगे, ऑफ नहीं करेंगे। ओके, सुनिएगा, बड़ा जो इडली होता है ऐसा ही एक खांडवी होता होगा शायद, आई डोंट थिंक सो, ऐसा ही है, या फिर मान लीजिए, यू हैव टू लेट देम कि ऐसा ही होता है। अब खांडवी इडली ऐसा होता है, बट मैं आपको कुछ हिंट दूंगा तो आपको उसका फिगर बनाना होगा। तो इडली आई थिंक ऐसा ही होता है इडली, ठीक है। अब इडली को बड़ा कर दो तो खांडवी बन जाएगा। चलिए, इडली को मैंने बड़ा कर दिया, इट मींस दिस इज खांडवी। बट इडली बिल्कुल वाइट होता है, बट इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स डाले जाते हैं, राई के साथ में इसको फ्राई करके एक इतना बड़ा पीस बनाया जाता है, इट इज खांडवी। तो अब मैंने इसका एग्जांपल क्यों दिया उसको आप समझने की कोशिश करेंगे। रियलिटी में हुआ क्या, ये खांडवी मैटर नहीं करता है कि व्हाट इज दैट, आई डोंट केयर अबाउट इट, बट आई विल एक्सप्लेन यू हाउ द एटम्स कैन बी डिस्कवर्ड और हाउ कैन बी द थ्योरी ऑफ एटम्स विल बी प्रेजेंट इन was present by the scientist। अगर आपसे बात की जाए तो एक साइंटिस्ट रहे थे जिनका नाम था चैडविक, सॉरी थॉमसन की बात करते हैं पहले। एक साइंटिस्ट रहे थे जिनका नाम था जे जे थॉमसन, और आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। उन्होंने सबसे पहली बार एक नए एलिमेंट की खोज की, उस एलिमेंट का नाम रखा उन्होंने इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन इज द पार्ट ऑफ एटम्स। अब लोगों ने एटम देखा नहीं था, तो लोगों के मन में अजीब अजीब ख्याल आते थे कि एटम तरबूज जैसा होता होगा, या खरबूजे जैसा होता होगा, या फिर बॉल जैसा होता होगा। इस सभी कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे वो लोग क्लियर करते चले गए। अब क्या हुआ, एटम्स का जब पहली बार कॉन्सेप्ट आया तो उन्होंने कहा एटम्स आर लाइक वाटरमेलन, दिस इज कॉल्ड द वाटरमेलन मॉडल ऑफ थॉमसन। ये क्या था, थॉमसन का वाटरमेलन मॉडल, तरबूज मॉडल था, जिसमें उन्होंने कहा था द एटम्स आर लाइक वाटरमेलन और इट कंटेन इलेक्ट्रॉन एज लाइक द सीड ऑफ वाटरमेलन। उन्होंने कहा जिस तरह से तरबूज में काले काले बीज देखे ना, ऐसे तो लगे रहते हैं अप्रोक्सीमेट, तो इसी बीज की तरह इलेक्ट्रॉन भी इसमें लगे रहते हैं। तरबूज में जैसे तरबूज के बीज लगे होते हैं, वैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं। बट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ये बात 1886 की चल रही होगी, आई थिंक 1896, सॉरी 1886 और 1896 का अप्रोक्सीमेट यही भी होगा। अब यहाँ एक बात शुरू हो गई, क्या हुआ, लोगों ने कहते इसने एटम को देखा नहीं, इसने कॉन्सेप्ट भी दे दिया, थियरी भी दे दी, ऐसा कैसे पॉसिबल है। अब लोगों के मन में अलग अलग कॉन्सेप्ट आने लगे। इन्होंने वाटरमेलन मॉडल दे दिया, रदरफोर्ड इनके भी अंकल निकले, उन्होंने गोल्डस्टीन प्रोटॉन रेज का डिस्कवरी कर चुके थे 1902 तक, और रदरफोर्ड ने उसका नाम प्रोटॉन दिया, और प्रोटॉन को उन्होंने इसी में डाल दिया एटम में। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड ने, इसे बोलते हैं रदरफोर्ड अल्फा रेज स्कैटरिंग। एक एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया क्या, आप ये समझेंगे पहले। उन्होंने ये थॉमसन के बाद उन्होंने अल्फा रेज स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक गोल्ड फॉइल लिया, क्या लिया, एक गोल्ड फॉइल। मैं गोल्ड फॉइल को मोटा सा बनाऊंगा, आपको दिखे कम से कम। तो ये गोल्ड फॉइल के एटम है जो ऐसे करके मैनेज है इसमें।
आप में से गोल्ड फॉयल तो नहीं देखे होंगे, हाँ एल्यूमिनियम फॉयल तो देखे होंगे सब लोग, इसमें अपनी रोटी पैक करके ले जाते हैं, ठीक है। ऐसा गोल्ड फॉयल था। अब यहां से दो क्वेश्चन, बिकॉज यू आर इन 11th क्लास देन यू कैन अंडरस्टैंड, यू हैव टू नो दैट, आपको ये जानना भी चाहिए। एक बात बताइए, उन्होंने गोल्ड क्यों लिया? मतलब एल्युमिनियम फॉयल से नफरत थी क्या, या फिर एल्युमिनियम फॉयल ज्यादा सस्ती हो गई थी कि उन्होंने गोल्ड के लिए ज्यादा महंगी होनी चाहिए? आपको किसी को भी कॉन्सेप्ट नहीं पता है गोल्ड फॉइल क्यों लिया? देन इट इज योर होमवर्क, आई विल डिस्कस अबाउट इट। तो सॉरी, बताइए। ओके, और कोई कॉन्सेप्ट? ओके, आई थिंक ऐसा भी तो हो सकता है, गोल्ड फॉइल इज नॉट रिएक्टिव फॉर द एलिमेंट्स। क्या हुआ? ऐसा नहीं लगता आपको सोना? एक सेकेंड, बड़ा आपने सोने के ऑर्नामेंट्स मतलब अंगूठी, कड़े और हार वगैरह पहनती हैं लड़कियां और लेडीज, पहनते हैं ना? एल्यूमिनियम के क्यों ना डाल रहा है? आयरन, एल्यूमिनियम, वाई? मेरे हिसाब से एल्यूमिनियम, और चलो पीतल तो चांदी जैसा सोने जैसा ही होता है ना, पीतल तो सेम, उसे क्यों नहीं पहन के घूमते? वो तो सस्ता भी है भाई। क्यों पड़ जाता है काला? क्या होता है बेटा गोल्ड? हाँ, मेन रीजन यही था, वो नॉन रिएक्टिव है। माना कि उसको बहुत पतला किया सकता है, बट गोल्ड रिएक्ट भी तो नहीं करता, इसीलिए तो उसको हम पहन के घूमते हैं। अगर मैं लोहा पहन लूं तो वो यहाँ पे रैसेस क्रिएट कर देगा। हाथ में लोहा पहन लेते हैं लड़के, तो रैसेस हो जाते हैं उनके, पता है जब वो वाटर से रिएक्ट करता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीजन कोरोजन शुरू हो जाता है, कोरोजन के बाद में उसके रैसेस हो जाते हैं। तो उस रैसेस से बचने के लिए गोल्ड होता है, सॉरी इसीलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया। और इसको, ये आपका पॉइंट सही है, दिस द की पॉइंट, दैट इट कैन बी द थिनेस्ट फॉर्म, इसको बहुत पतली फॉर्म में क्रिएट किया जा सकता है, अच्छी बात है, लेकिन ये रिएक्ट भी तो नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए लिया। इसके पीछे उन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट लिया, एंड आई थिंक आप सबने फोटोग्राफिक प्लेट देखा होगा। कोई बताएगा कैसा होता है? क्यों भाई? फोटोग्राफिक प्लेट, बताइए कैसा होता है ये? चलिए, तो फोटोग्राफिक प्लेट कैसा होता है बताइए? सबने देखा है? आपने एक्सरे प्लेट देखा है? हड्डी टूट जाती है तो एक्सरे, या फिर वो पहले कैमरे चलते थे उसमें रील निकलती थी बहुत लंबी, काली वाली, नेगेटिव वाली, दिस प्लेट इज फोटोग्राफिक प्लेट। ओके, उन्होंने इस पर अल्फा रेज लिए, अल्फा रेज, अल्फा पार्टिकल उन्होंने इस पर बीम किए, डाले इस पर। उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि कुछ इधर टर्न हुए, कुछ इधर टर्न हो गए, कुछ टर्न बैक हो गए, कुछ इधर, कुछ इधर, और किसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इरेगुलरली, ये इरेगुलरली स्प्रेड हो गए। और एक सेकेंड, समवन वांट टू जॉइन। ओके, तो ये क्या हुआ, ये इरेगुलरली स्प्रेड हो गए सब जगह,
और स्प्रेड होने के बाद, फैलने के बाद कुछ पार्टिकल्स टर्न बैक हो गए और साइंटिस्ट हैव आइडिया, यानी रदरफोर्ड को एक आइडिया आया ब्रेन में। उन्होंने कहा ऐसा हो क्यों रहा है, व्हाई इट विल हैपन। उन्होंने एक आइडिया लगाया, कई टाइम तक सोचा और फिर उन्होंने एक सोचा, उन्होंने ऐसा एक कॉन्सेप्ट बनाया जैसा कि केक पुडिंग होता है। केक पुडिंग मुझे लगता है ऋतु अच्छी तरह जानती होगी, ऋतु यानी रिमझिम को अच्छी तरह पता होगा केक पुडिंग क्या होता है। ओके, तो आप लोगों को ऐसा देखना चाहिए था, मतलब उन्होंने कहा कि बीच में कोई बहुत सॉलिड सा चीज है जिससे अल्फा पार्टिकल भी पार नहीं कर सकता। देयर इज अ सॉलिड स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द सेंटर दैट कैन नॉट बी पास्ड बाय अल्फा पार्टिकल। एक कॉन्सेप्ट बोला रदरफोर्ड ने और उस सॉलिड सेक्शन का नाम इन्होंने दिया न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया? हु डिस्कवर न्यूक्लियस? क्यों भाई, आपके सामने तो किया अभी रदरफोर्ड ने, मैंने नहीं किया, रदरफोर्ड ने किया अभी थोड़ी देर पहले। कैसे पता चला उसे कि सॉलिड कोई तो चीज है तभी तो उससे पार्टिकल टकराकर बैक आ जाता है। यहाँ कुछ ना कुछ सॉलिड सेक्शन है जिससे पार्टिकल टकराने के बाद लौट जाता है और इसी सॉलिड सेक्शन का नाम क्या दिया उन्होंने? न्यूक्लियस। और उन्होंने कहा कि हम जब किसी घूमती हुई चीज पर पैर रखते हैं तो हम टेढ़े या तो इधर या उधर फेंक दिए जाते हैं, तो उस फेंकने से बचने का, फेंकने के कॉन्सेप्ट में नजर आया कि देयर इज इलेक्ट्रॉन आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। यहां क्या मूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। इसे केक पुडिंग मॉडल ऑफ रदरफोर्ड कहा गया। ये रदरफोर्ड का केक पुडिंग मॉडल है। ऐसा इरेगुलर, क्योंकि बहुत सारी कमियां थी या गलत था, जो भी था भी डिस्कस करेंगे हम लोग। आप लोगों को दिख भी रहा है इसमें क्या है और कैसा है, बट एक प्रॉब्लम, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत है। क्या गलत था इसमें और पढ़ाया क्यों मैंने आपको? पढ़ाया इसलिए क्योंकि न्यूक्लियस को डिस्कवर होना था। आधे बच्चे बड़े अच्छे खासे टिकटॉक पर डालते रहते हैं, पहले हमें थॉमसन पढ़ाएंगे उसे गलत कर देंगे, रदरफोर्ड पढ़ाएंगे उसे गलत कर देंगे, फिर बोहरबरी पढ़ाएंगे उसे भी गलत कर देंगे, फिर सोमरफील्ड को पढ़ा देंगे। तो पढ़ाई क्यों रहे, डायरेक्ट सोमरफील्ड पढ़ा दो ना। लेकिन गलत बात, आपको एक बात बताते हैं बढ़िया सी। रदरफोर्ड के, सॉरी, थॉमसन का मॉडल का एक प्रॉब्लम, एक स्पेसिबिलिटी था, उसने इलेक्ट्रॉन को बताया। गोल्ड स्टील, ये जो रदरफोर्ड का था, इसमें दो प्रॉबिलिटी था, उसने प्रोटॉन का एस्टेब्लिशमेंट और न्यूक्लियस को बताया और ऑर्बिट डिस्ट्रीब्यूशन बताया बोहरबरी ने। तो सारे मॉडल पढ़ना जरूरी है स्टेप बाय स्टेप, तभी तो सीखेंगे। वो टिकटॉक पे नाचते हुए घूमते हैं ना, ऐसे नहीं करना है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बता दिया। अब इसके बारे में क्या है वो आ गया। उन्होंने कहा प्रोटॉन आर स्टेड इन न्यूक्लियस। प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन। न्यूक्लियस के बारे में बता दिया। अब इससे आगे जब बढ़े तो एग्जीबिशन होगा। इसके बाद एग्जीबिशन हुआ। वैसे भाई साइंस एग्जीबिशन किसने देखा है? एनीवन? नहीं देखा? ओके, लुक एट दैट, मैं बताता हूँ साइंस एग्जीबिशन। अच्छा, आप सब लोगों ने रोबोट मूवी तो देखी होगी, वन वाली, पहली वाली। उस रोबोट मूवी में एक सीन होता है जहां वशीकरण रोबोट को स्टेज पर प्रेजेंट करता है और बहुत सारे साइंटिस्ट का ग्रुप बैठकर उससे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर वो उनके क्वेश्चनों को सही बताता है देन दिस विल बी पास्ड, और वो नहीं बताता तो दिस विल बी फेल। ऐसा ही तो होता है। उसमें बताता है, वहां कहता है कि हु इज गॉड, वो बोलते हैं द गॉड हु क्रिएट अस। तो बोलता है if the God create us then I can see the God, my God is stand here because who he create me। वो बोलता है वसीकरण से, गॉड क्या, भगवान क्या है? तो भगवान क्या है? जिन्होंने हमें बनाया।
लेकिन वो बोलता है कि मगर मेरे को बनाने वाले मेरे भगवान तो सामने खड़े हैं, तो मैंने भगवान को देखा है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट रोबोट बोलता है। एग्जीबिशन होता है उसका, साइंटिस्ट एग्जीबिशन के लिए गए, यहाँ पे बड़ा कॉन्सेप्ट गलत हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन आउट मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आर गोइंग आउट फ्रॉम दी या एक्सर्ट फ्रॉम दी न्यूक्लियस, अगर ये बाहर जा रहे हैं तो एक दिन क्या होगा, धीरे 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 सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे। और खत्म क्या होंगे कि मार्कर जो लग रहा है ना, इसके इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, तो धीरे 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 ये बड़ा होता जाएगा। ये क्या होगा, धीरे धीरे पूरा बढ़ता जाएगा मार्कर। ऐसा कहाँ होता। और अगर ये इनसाइड जा रहे हैं तो एक दिन ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, तो एक दिन आके सब धीरे 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 अंदर जाएंगे, अंदर जाएंगे। ये इसका मतलब मार्कर छोटा होता जाएगा, छोटा जाएगा। ऑल थिंग्स आर न्यूट्रल, और सभी चीजें क्या हो जाएंगी, न्यूट्रल हो जाएंगी। सब कुछ, ऑल द पार्टिकल, ऑल द एटम्स विल बी न्यूट्रल। और न्यूट्रल होगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, फिर तो कॉन्सेप्ट क्या था। इसी कॉन्सेप्ट को उस एग्जीबिशन में बैठकर दो साइंटिस्ट देख रहे थे। उनका नाम था बोहर एंड बरी, यंगेस्ट थे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा 3 इडियट मूवी में देखते हैं ना, वो दो देखते हैं, वो बोलता है कि इसका प्रोजेक्ट हम बनाएंगे। वो ड्रोन बनाता है कैमरे वाला, जो का प्रोजेक्ट बनाता है रणछोड़ दास छांछड़, वो बनाता है इसका प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगा। ऐसे ही उन्होंने कहा कि रदरफोर्ड के प्रोजेक्ट को मैं कंप्लीट करूंगा। ये अभी तक ज्वाइन हो रहे हो आप लोग, आपको पता नहीं था टाइमिंग का। ये मधु भारती जस्ट अभी मैसेज आया ज्वाइन होने के लिए। क्यों भाई, सॉरी